इंटरव्यू में कैंडिडेट को प्लीजिंग पर्सनैलिटी होना चाहिए, इसकी बात की। और प्लीजिंग पर्सनैलिटी यानी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इफेक्टिविटी होनी चाहिए और पॉजिटिविटी होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, प्रभाव उत्पादक गुणवत्ता होनी चाहिए और सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अब हम सीधे इंटरव्यू की बात करते हैं। और इंटरव्यू के लिए पहली बात ये करना चाहता हूं कि आपसे जानना चाहता हूं कि कई व्यक्ति प्रश्नों का उत्तर जानते हैं फिर भी इंटरव्यू में उत्तर नहीं दे पाते हैं, ये क्या कारण होता है? हमने बहुत चर्चा कर ली है, उसी में से आंसर निकल के आएगा। हाँ जी अशोक। घबराहट, बस इतना काफी है। शाइनेस, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर पर्सनैलिटी इज शाइनेस। हमारे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा शत्रु है संकोच। निसंकोच होना है, निर्लज्ज नहीं होना है, शाइलेस होना है, शेमलेस नहीं होना है। क्या अंतर है? यदि मैं किसी कार्य में असफल रहता हूं, मुझसे पूछा जाता है क्या रहा आपका उस कार्य का, मुझ में साहस होना चाहिए कहने का, भाई कोशिश तो बहुत की थी पर सफल नहीं हुआ, फिर से कोशिश कर रहा हूं, इस बार सफल होऊंगा। तो मैं निसंकोच हूं। पर मैं उसे छुपाता हूं, अभी पता नहीं क्या हुआ, अखबार में एक्चुअली रोल नंबर छपा नहीं ढंग से, तो मैं छुपाने की कोशिश कर रहा हूं, संकोची हूं। और निर्लज कौन है? उनसे पूछते हैं क्या रहा रिजल्ट, आंसर आता है अगले साल, जल्दी क्या है, जो पढ़ते हम वो भी मरते हम, जो ना पढ़ते हम वो भी मरते हम, तो काय को दंत कटाकटम करते हम। ये तो निर्लज है। हमको शेमलेस नहीं होना है, शाइलेस होना है, संकोच से मुक्त होना है और निर्लजता नहीं होनी है। और क्यों संकोच के शिकार होते हैं हम, उसका कारण जरा समझ लें। मलिक साहब ने आपसे कहा था हमारे पास एक्सपीरियंस हमें मदद देते हैं चीजों को समझने में। हमारे पिछले अनुभव हमें अपने आसपास के माहौल को समझने में मदद देते हैं। लोगों द्वारा कहे गए शब्दों का अर्थ हम अपने अनुभव से समझते हैं। हमारे अनुभव हमारे अवचेतन में पंजीकृत हो जाते हैं और ऐसा जन्म लेने के समय से लेकर 12 वर्ष की अवस्था तक बहुत तेज गति से होता है। ढेरों अनुभव होते हैं हमको और वो अनुभव अवचेतन में पंजीकृत हो जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग ऑफ पर्सनैलिटी। हमारा व्यक्तित्व ढल रहा होता है, बन रहा होता है। इसीलिए आप लोग निबंधों में शब्द काम में लेते हैं, बाल्य अवस्था या शिशु अवस्था गीली सीमेंट और गीली मिट्टी के समान है, उसे चाहे जैसा आकार दे सकते हैं 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक। उसके बाद इसकी शेप बन चुकी होती है। यू कैन नॉट रीशेप इट, यू कैन डी शेप इट। लेकिन उसके बाद भी अपने आप को बदला जा सकता है, पर लोग नहीं बदल सकते उसके बाद आपको। फिर आप स्वयं बदलेंगे अपने आप को, और वो कैसे बदलेंगे बाद में बात करता हूं। पर पहली बात तो यह कि मेरी पर्सनैलिटी की प्रोग्रामिंग होती है। मैं संकोच का शिकार हो जाता हूं 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक, इसलिए मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बात की उम्र में संकोच से मुक्त होना। और 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक मैं संकोच का शिकार 2 मुख्य कारणों से होता हूं। बहुत सारी बातें, बहुत सारे कारण हैं, मैं जरा सा हल्के ढंग से बात को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। 2 मुख्य कारण हैं, MKK और LKK। MKK मैं कैसे करूं, मैंने कभी किया नहीं, मैं पहली बार कर रहा हूं। हर वो काम जो आप आज कर रहे हैं कभी ना कभी पहली बार किया था। उस दिन यदि सोचा होता मैंने कभी ये काम किया नहीं, मैं कैसे करूं, मैं पहली बार कर रहा हूं, तो आज आप वो काम नहीं कर रहे होते जो कर रहे हैं। और यहां जितने बैठे शादी जिनकी नहीं हुई है, कंवारे हैं, अगर यही सोच रहे हैं पहली बार, तो कंवारे रह जाओगे भाई। पहली बार ही करना है और ईश्वर करे वही आखिरी बार हो। अरे कभी ना कभी तो पहली बार करना पड़ेगा। डेयर, पहली बार करने से घबराइए मत। मां के सुरक्षित गर्भ से जिस दिवस हम पैदा हुए थे, उस दिवस हमने पहली बार अपने नथुनों से, अपने नाक से, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से हवा में सांस ली थी। अगर उस क्षण यह सोचा होता आपने और मैंने पहले कभी हवा में सांस नहीं ली, कैसे लूं, तो तभी टै बोल गए होते। पर टै नहीं बोले, बोले और नथुने खुले और आपकी श्वसन प्रक्रिया शुरू हो गई। दिस इज हाउ यू लर्न। इस तरह आपने सीखा है। पहली बार जब आप लेटे थे पालने में और पहली बार कवट बदली थी, तो आके पालने से बाहर गिरे होंगे। अगर उस गिरने से डर गए होते तो आज भी पलंग पे लकवा मारा हुआ पड़े हुए होते आप। पर आप गिरने से डरे नहीं, आपने पहली बार गिरने की जोखिम उठाई, उठने की कोशिश की और MKK के शिकार नहीं हुए। छोटा बच्चा घुटनों के बल जब चल रहा होता है और किसी जलते हुए बल्ब के पास पहुंच जाता है, दूर बैठी मां को लगता है अरे बच्चा बल्ब के पास पहुंचा है, बल्ब को छू लेगा, हाथ जल जाएगा, इसको दौड़ के जाके बचाऊं। पर दौड़ के जाऊंगी तब तक तो बच्चा बल्ब छू लेगा, इसे क्या करूं, कैसे बचाऊं। मां को कुछ समझ में नहीं आता। मां के हलक से
डर के मारे चीख निकल जाती है, और उसको वो करती, आपकी तरह वो भी करता है। और मां को समय मिल जाता है दौड़ कर जाकर बच्चों को गोदी में उठाने का। बच्चा मां की गोदी में है, कभी बल्ब को देखता है, कभी मां को देखता है, कुछ समझ नहीं आता क्या हुआ यहां। बट दिस इज एन ऑकवर्ड एक्सपीरियंस। ये अनुभव जरा खराब था। ये उसके अवचेतन में पंजीकृत हो जाता है, और वो दूसरे दिन बल्ब को देखता है, उसको दूर से ही देखता है, उसे मालूम यहां कुछ हो जाएगा। इट डजंट टच इट। इस तरह हमारे अनुभव हमारे अवचेतन में पंजीकृत हो जाते हैं, और हमारी पर्सनैलिटी प्रोग्रामिंग हो जाती है। बल्ब से डर लगता है, लेकिन 20-25 दिन बाद बल्ब भूल जाता है बच्चा तो, और फिर बल्ब के पास पहुंच जाता है, और ठीक बल्ब के पास जाके उसके ऊपर हाथ किए हुए है, और मां दूर से देखती है, अरे बेवकूफ फिर चला गया बल्ब के पास, क्या करूं, उस दिन डरा था समझ नहीं आया, क्या भूल गया, अक्कल नहीं है, बिल्कुल बाप पे गया है। ये मां की प्रोग्रामिंग पर्सनैलिटी है कि बाप ऐसा है, उसके अपने अनुभव उसके अवचेतन में पंजीकृत हैं। लेकिन बच्चा तो बहुत होशियार है, वो हाथ ऊपर किए हुए मां को देखता है कि मां डर रही है, मुस्कुराता है, मैंने उठा है, आई नो इट, एंड दैट इज प्रोग्रामिंग ऑफ पर्सनैलिटी। घुटनों के बल चलता हुआ बच्चा, सफेद बबूल, देसी बबूल जानते ना, देसी बावड़िया, सफेद कांटा होता है, उस कांटे को उठाता है, छूता है, प्रिक होता है, खून निकलता है, ऑकवर्ड एक्सपीरियंस। अगली बार एक सुई पड़ी जमीन पे नहीं उठाता है, उसने जिंदगी में कभी सुई नहीं देखी, पहली बार देखी है, पर वो एसोसिएट करता है ये वैसी ही चीज है। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं इसको, आपने पढ़ी होगी। जब एक ऐसे किसी खास वातावरण में हमारे साथ घटना घटित होती है, जब वैसा ही वातावरण फिर से बनने लगता है, हमें लगता है फिर से वही घटना होगी, और हम MKK के शिकार हो जाते हैं। मैं कैसे करूं, अपने आप को सीमित कर लेते हैं, लिमिट कर लेते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। कुछ लोग LKK के शिकार हो जाते हैं। LKK, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप तो वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। शर्त यह है कि जो आप करना चाहते हैं वो अनैतिक नहीं है, गैर कानूनी नहीं है, अमर्यादित नहीं है, और सामान्य आचरण के विरुद्ध नहीं है। अपना हर सपना पूरा कीजिए बिना यह सोचे कि लोग क्या कहते हैं। LKK के शिकार मत होइए। छोटा बच्चा नर्सरी राइम पढ़ने के लिए मंच पे खड़ा होता है, बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, यस सर 3 bags फुल। तभी जयराज अंकल कैमरा लेके सामने आ जाते हैं, और वो फोटो खिंचाना खड़ा हो जाता है, भूल जाता है कि मुझे क्या करना है। जो फोटो खिंच जाती है तो खुश होता है, भूल गया क्या कर रहा था। टीचर विंग्स में खींचती है, मारती थप्पड़, मना किया था अंकल को मत देखना फोटोग्राफर, अंकल को क्यों देखा। बच्चा बेचारा मासूम कहता है, मैम मैंने नहीं देखा, दिख गए। क्या करे, दिख गए सामने। तब तक उस बच्चे की मां जो ऑडियंस में बैठी थी, अपनी किटी पार्टी सहेलियों को लेकर आई थी, उनको कोने मार मार कहती, मेरा बच्चा नर्सरी में पढ़ रहा है, शांति सुनो, कितना अच्छा बोलता है। और ये अटक चुका है। अब वो मां चुप बैठी है, गर्दन नीचे किए हुए, और सहेलियां कोने मार रही है, तेरा बच्चा। और मां को काटो तो खून नहीं, छलांग लगाते हुए दौड़ती है, विंग्स में जाती है, एक थप्पड़ वही बच्चों को जड़ती है। कहां तक कल रिहर्सल कर ले, नहीं किया ना रिहर्सल। नर्सरी का बच्चा रिहर्सल, वो क्या जाने क्या होता है रिहर्सल। देखता रहता है, नाक कटा दी मेरी, देखता मां को, कहां कटी, लेकिन थप्पड़ 2 खा गया। उधर 40 उसके बच्चे उसकी क्लास में पढ़ते थे, जो मंच पे जाना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला था, और जो ईर्ष्या की आग में जल रहे थे, इसको मंच पर देखकर, इसको 2 थप्पड़ पड़ते देखकर उनको बहुत ठंडक पहुंची। लियो लपको गयो, और वो नर्सरी राइम। Now this mother, this teacher and these 40 children unknowingly distorted the tender mind of this little child. अनजाने में इस मां ने, अनजाने में इस अध्यापिका ने, अनजाने में उन 40 सहपाठियों ने इस बच्चे के मस्तिष्क के अवचेतन पर पंजीकृत कर दिया, डेयर नॉट गो टू माइक्रोफोन। और 70 वर्ष की उम्र में जब माइक पर जाता है, इसके पांव कांपते हैं, तालू सूख जाता है, जुबान लड़खड़ाती है, और ये बोल नहीं पाता है, क्योंकि नर्सरी में थप्पड़ खाई थी। इसको घटना याद नहीं रहती है, अनुभव पंजीकृत हो जाता है। ये जरा कम समझदार था, खुद ने थप्पड़ खाई और अनुभव पंजीकृत हुआ। 40 बच्चे तो दूर बैठे थे, उसको देखकर समझ गए हमको नहीं जाना मंच पर, थप्पड़ पड़ती है। दिस इज कॉल्ड LKK। लोग क्या कहेंगे, लोग हमारी मजाक बनाएंगे। लेकिन बच्चा जब घर पहुंचता है, उसके दादाजी कहते हैं, क्या रहा तेरा, अरे दादा मैं भूल गया। तू कैसे भूल गया, खड़ा हो मेज पे, वापस बोल। बच्चा बोलता, पूरी राइम बोलता है। दादा कहता है, शाबाश, लड्डू बांटेंगे। हमारा बच्चा भूल ही सकता।
The negative program written by teacher, by mother and by the friends has been deleted and a positive program has been written on the floppy of subconscious mind of little child. उस बच्चे के मस्तिष्क के अवचेतन की फ्लॉपी पर जो नकारात्मक प्रोग्राम लिखा था टीचर ने, मां ने और बच्चों ने, वो डिलीट कर दिया गया और दादा ने एक पॉजिटिव प्रोग्राम लिख दिया। आपके और हमारी जिंदगी में 12 से 14 वर्ष की अवस्था तक thousands of negative programs are written and thousands of positive programs are written. The net result is our personality. आपके और हमारी जिंदगी में ऐसे अनुभव हुए हैं MKK और LKK, और इन अनुभवों का जो नेट प्रभाव रहा वो हमारा व्यक्तित्व है। किसी ने कह दिया हमसे, हमने पढ़ लिया, सुन लिया, या किसी का कहा हुआ विश्वास कर लिया, इंटरव्यू बहुत खतरनाक होता है, इंटरव्यू खड़ूस होते हैं, बाल की खाल खींच लेते हैं और हम डर जाते हैं, इंटरव्यू खड़ूस होते हैं। हमने किसी और का अनुभव अपने ऊपर थोप लिया, LKK के शिकार हो गए, या हमने खुद ने किसी इंटरव्यू में असफलता पाई, अगला इंटरव्यू देने जाते लगता है मेरे साथ तो फिर वही होने वाला है, MKK के शिकार हो जाते हैं। इन दोनों से मुक्त होना है। विजुअलाइज सक्सेस कैसे होना है? मैंने शुरू में कहा था, आंखें बंद करके गहरी श्वास प्रश्वास लीजिए जब आप एक्सरसाइज करते हैं, और 10 मिनट तक करते हैं, जो बहुत मुश्किल है। जिन लोगों का अभ्यास नहीं है, अगर मैं 2 मिनट बैठा दूं आपको, आंखें बंद करके ओम करने का कहूं, तो 2 मिनट आंखें खोल के घड़ी देखेंगे 2 मिनट हुए कि नहीं हुए, अभी तक घड़ी खराब हो गई, बहुत मुश्किल है। 10 मिनट के लिए एक स्थान पर बैठकर शांतिपूर्वक श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। ओम या जिस किसी का सहारा लेना चाहे, आप आवाज का सहारा ले सकते हैं, मंत्र का, उसको रिपीटेटिव उच्चारण कीजिए। 5-7 दिन बाद आपको लगेगा अब मुझे मजा आने लगा है। जब आपको मजा आने लगेगा वो क्षण होगा जब आपका दिमाग अल्फा ब्रेन वेव्स को छू रहा होगा। दिमाग 4 ब्रेन्स के अंतर्गत काम करता है, बीटा, अल्फा, थीटा एंड डेल्टा। बीटा अभी जागृत अवस्था आपकी और मेरी, अल्फा, थीटा, डेल्टा सुषुप्त अवस्था, नींद की अवस्था या ध्यान की अवस्था। अल्फा अर्ली मेडिटेशन, थीटा इज मेडिटेशन एंड डेल्टा इज डीप मेडिटेशन। अल्फा जब आप एकाग्र हो रहे होते हैं, आप किसी एक काम पर फोकस हो रहे होते हैं, थीटा जब आप ध्यान में जा रहे होते हैं, और डेल्टा जब आप समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। पतंजलि अष्ट योग सूत्र है, यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान और समाधि। धारणा कहीं कहीं अल्फा के समकक्ष है, धारणा एक बिंदु पर एकाग्र हो गई। ध्यान जब आपको कुछ और नहीं सूझता है, थीटा, और समाधि पे हमें नहीं जाना है, वो हमारा आपके लिए आमतौर पर संभव नहीं है। आप जब इंटरव्यू देते हैं साथ में अगर सोचते हैं पता नहीं क्या होगा मेरा, आप बीटा स्टेट में हैं। आप सिर्फ प्रश्न सुनिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अल्फा में रहिए, तब आप केंद्रित होंगे। आपको सबको अनुभव होगा, कभी कभी इम्तिहान के दिनों में आप पढ़ रहे होंगे और आपकी मम्मी या बड़े भाई बहन किसी ने आके पूछा होगा, ए चाय पिएगा क्या, और आप डर जाते हैं, अरे डरा दिया मुझे, अरे मैं तो चाय का पूछ रहा हूं, डर क्यों गया, मेरा ध्यान पढ़ाई में था ना। बस वही एक दिन था जब आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे थे, बाकी कभी ध्यान से पढ़ाई नहीं करते हैं। ध्यान, एकाग्रता, अल्फा एंड थीटा ब्रेन वेव्स। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप अल्फा ब्रेन वेव्स पे आसानी से पहुंच सकते हैं, थीटा पे जरा मुश्किल है। जब आपको लगे मुझे आनंद आ रहा है, आप अल्फा ब्रेन वेव्स में पहुंचने लगे हैं। अब इसके अगले दिन अपने आप को ट्रेन कीजिए, ट्यून कीजिए कि जब आप ध्यान में बैठेंगे, अल्फा ब्रेन वेव्स में जाएंगे, मजा आने लगेगा, तो 5 मंत्र बोलेंगे, हर मंत्र को 50 बार बोलेंगे। पहला मंत्र, मैं कर सकता हूं। दूसरा मंत्र, मैं करूंगा। तीसरा मंत्र, मैं करके रहूंगा। चौथा मंत्र, ओह मैं कर रहा हूं। और 5वां मंत्र, वाह मैंने कर लिया। क्या कर लिया? इंटरव्यू। पहला मंत्र, मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दे सकता हूं, 50 बार अपने आप से कहिए। दूसरा मंत्र बोलिए, मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दूंगा, 50 दफे। फिर बोलिए, मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देकर रहूंगा, 50 दफे। फिर 50 दफे बंद आंखों के साथ एक बड़े सिनेमा स्कोप स्क्रीन पर देखिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। विजुअलाइज सक्सेस, इंटरव्यू दे रहे हैं, आप सामने इंटरव्यू बैठे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके चेहरे पे आपके उत्तर सुनकर मुस्कुराहट है, संतोष है, अपनी गर्दन हिला रहे हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। देखिए ऐसा हो रहा है और अपने आप से कहिए, मैं आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू दे रहा हूं। फिर 50 दफे देखिए, इंटरव्यू खत्म हुआ है, बोर्ड का चेयरमैन खड़ा हुआ है, आपसे हाथ मिला रहा है, बेटे बहुत मजा आया आपका इंटरव्यू, हमने बहुत आनंद लिया और हम आपका सिलेक्शन करेंगे, ऐसी संभावना है, कांग्रेचुलेशंस। देखिए अपने साथ सफलता होते हुए। दिस इज कॉल्ड प्रेयराइजेशन, पिक्चराइजेशन, एक्चुअलाइजेशन। प्रेयराइजेशन,
पिक्चराइजेशन, एक्चुअलाइजेशन। इसे ओम शांति ओम कहता है जब कोई शिद्दत से किसी को चाहता है। इसे स्वामी शिवानंद जी कहते हैं विचार एक ऊर्जा है और ऊर्जा को अपने ब्रह्मांड में प्रक्षेपात करना सीखिए, उसको वहां पर स्थापित करना सीखिए। इस ऊर्जा के साथ जब ध्यान करते हैं तो ऊर्जा के साथ आप सकारात्मक सोच को अपने ब्रह्मांड में संप्रेषित करते हैं। इसे एल्केमिस्ट कहता है व्हेन यू आर फुली डिटरमाइंड माइटी फोर्सेस कम एट योर बैक टू सपोर्ट यू। इसे द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है आप जब सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स में ज्यादा विस्तार मैं यहां नहीं कर सकता, इस सेशन की अपनी सीमाएं हैं। आप गूगल पे जाइए और ब्रेन वेव्स डालिए और आप खुद पढ़ेंगे कि ब्रेन वेव्स आपके सोच को सकारात्मक और आपको कॉन्फिडेंट कैसे बना सकती है। इंटरव्यू देने के पहले मॉक इंटरव्यू कीजिए, मैंने कहा था नॉलेज एंड प्रैक्टिस, और ये अभ्यास कीजिए, अपने आप को इंटरव्यू देते देखिए। अब इंटरव्यू देने जाइए। नॉलेज और प्रैक्टिस से जो कॉन्फिडेंस आएगा वो टेम्परेरी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आज मॉक प्रैक्टिस करी और इंटरव्यू 6 महीने बाद दिया, तब तक वो मॉक प्रैक्टिस का अनुभव साफ हो गया। या तो आखिरी दिन तक, इंटरव्यू के दिन तक मॉक प्रैक्टिस करते जाइए, जो संभव नहीं होता है। इसलिए 10 दफे मॉक प्रैक्टिस कर लिया, अब ध्यान में बैठिए और वहां मॉक प्रैक्टिस कीजिए, वहां प्रश्नों को उत्तर दीजिए और देखिए मैं सफल उत्तर दे रहा हूं, सही उत्तर दे रहा हूं। इसे कहते हैं कंट्रोल एस कमांड। कंप्यूटर में जानते हैं कंट्रोल एस, सेव कमांड। तो डेटा डालिए और कंप्यूटर बंद कर दीजिए, वापस ऑन कीजिए, डेटा मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो नॉलेज किया और मॉक प्रैक्टिस करी, अभी कंट्रोल एस कमांड नहीं दिया, इस अभ्यास को कीजिए, ये कंट्रोल एस कमांड होगा। अब आपका कॉन्फिडेंस अवचेतन में पंजीकृत होगा, और जब तक अवचेतन में आत्मविश्वास नहीं है तब तक चेतन का आत्मविश्वास झूठा है, आडंबर है, टेम्परेरी है, अस्थायी है। इस तरह इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए। अब बात करता हूं मैं इंटरव्यू में क्या क्या करें और क्या क्या नहीं करें, और इस बारे में सबसे पहली बात करता हूं मैं 10 गारंटीज टू फेल इन एन इंटरव्यू। 10 ऐसे काम जो अगर आप करेंगे तो आप निश्चित तौर से फेल होंगे इंटरव्यू में। सो ये कोई काम नहीं करने हैं आपको नेचुरली, स्वाभाविक रूप से। ये क्या क्या काम है इनकी चर्चा करता हूं। पहला काम, आपको आश्चर्य होगा, एक सर्वे किया गया, इंटरव्यू में जो असफल हुए उम्मीदवार उनका इंटरव्यू लिया गया कि असफल क्यों हुए होंगे, और मनोवैज्ञानिक नतीजे पे पहुंचा कि जो असफल होते हैं उम्मीदवार उनमें से 26%, 26% इसलिए असफल होते हैं कि उन्होंने अपनी पोशाक का ख्याल नहीं किया। बड़े आश्चर्य की बात है, नॉलेज की वजह से नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज बट बिकॉज ऑफ ड्रेस। 26% पीपल वर रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ड्रेस। अपनी पोशाक का ख्याल कीजिए। अब पोशाक से आपके व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती है, ये तो बाह्य व्यक्तित्व है, लेकिन यदि बाह्य व्यक्तित्व आपका स्वीकार्य होता है तो इंटरव्यू के मन में आता है आपके आंतरिक व्यक्तित्व को जानने की। और अगर बाह्य व्यक्तित्व ही अस्वीकार हो जाता है तो इंटरव्यू आपके आंतरिक व्यक्तित्व में कोई दिलचस्पी रखता नहीं। यहां नाम बताइए, ठीक है, कहां से आए, ठीक है, जाइए, क्या हाल है, इंटरव्यू लगता ही नहीं, लगता ही नहीं है। लगना चाहिए कि आप इस पद के काबिल हैं। औपचारिक वेशभूषा होनी चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। अगर आप फैशन मॉडल लेने जा रहे हैं तो फैशनेबल ड्रेस में जाइए। अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपकी पोशाक ग्लैमरस नहीं, ग्रेसफुल होनी चाहिए, गरिमामय होनी चाहिए। लड़कों के लिए गरिमामय पोशाक है पूरी बाहों की कमीज पैंट, कमीज पैंट के अंदर की हुई बेल्ट लगा हुआ, हाफ स्लीव्स की शर्ट नहीं, टी शर्ट्स नहीं, गले में लटके हुए बड़े बड़े तावीज नहीं, कड़े और छल्ले नहीं, एक कान में कुंडल और एक कान बिना कुंडल का छला बाबू बन के मत जाइए। लड़के आजकल पोनीटेल बनाने लगे, चोटी बनाने लगे, बन के मत जाइए। जीन्स पहन के मत जाइए, पीटी शूज पहन के इंटरव्यू देने मत जाइए, अनलेस की पीटी टीचर हैं आप फिजिकल एजुकेशन में जा रहे हैं दूसरी बात है। अगर आप दूसरे विषय पढ़ाने जा रहे हैं, फॉर्मल लेदर शूज पहनिए, चमड़े के जूते पहनिए, काले या भूरे, 2 रंग कॉमन रंग है, ब्राउन या ब्लैक, रंग बिरंगे लाल पीले जूते मत पहनिए। मोजे आपके पैंट के रंग की परिवार के होने चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए। डार्कर ट्राउजर्स एंड लाइटर शर्ट्स, गहरी पैंट और हल्के रंग की कमीज आमतौर पर इंटरव्यू में आपको औपचारिक प्रेजेंटेशन देती है। आपका परिवेश, केश वेश परिवेश औपचारिक हो जाता है। बाल व्यवस्थित होने चाहिए, दाढ़ी पूरी की हुई होनी चाहिए या पूरी रखी हुई होनी चाहिए। खिचड़ी दाढ़ी बना के मत जाइए। अपने आप पे रातों रात कोई परिवर्तन मत लाइए। कल इंटरव्यू और आज तक आपकी मूछें थी और रात को मुंह साफ कर ली, इंटरव्यू देने जा रहा हूं, और वहां इंटरव्यू बार बार हाथ ही जा रहा है, क्या कल तक थी,
तो साफ क्यों की? क्योंकि अनायास चेंज आया तो हाथ वहीं जाएगा आपका। अपने आप में कोई परिवर्तन इंटरव्यू के ठीक पहले मत लाइए। आप अपने आप को जैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं 5 दिन पहले वैसे अपने आप को बना लीजिए। जो इंटरव्यू के लिए पोशाक तय की आपने, उस पोशाक को नई खरीदी, नहीं बनवाई है, 2-3 बार पहन के धुलवा लीजिए। वो नई पोशाक इंटरव्यू में परेशानी पैदा करेगी। एक इंटरव्यू ले रहे थे हम, कैंडिडेट बार बार यूं कर रहा था, सर मैं जोधपुर से हूं सर, क्या है बेटे? नहीं कुछ नहीं सर। कहा बेटे हमें मालूम है क्या, आप बाहर जाइए और आपके इस कॉलर में गत्ता लगा हुआ है, वो अड़ रहा है, उसको फेंक के आइए। रेडीमेड शर्ट खरीद के इंटरव्यू में पहन के आ गए, गत्ता निकालना भूल गए, वो गत्ता अड़ रहा उनके लिए बार बार। पैंट पे लटका हुआ टैग 600 क्रॉस सेल 350, लग रहा है पैंट बेचने आया है यहां पर। वो रेडीमेड पैंट थी, तो भैया पहले 2-3 बार पहन ली होती, मालूम पड़ जाता है इस पोशाक में क्या कमी है क्या कमी नहीं है। जूतियां पहन के इंटरव्यू देने मत जाइए। जोधपुर के लोगों को जूते का बहुत शौक है। चर रचूं डाकू मानसिंह आया इंटरव्यू देने। चप्पल और सैंडल पहन के इंटरव्यू देने मत जाइए। अपने शरीर में गंध होती है जो हमें खुद को नहीं मालूम पड़ती है, पड़ोसियों को मालूम पड़ती है। सो डीओ का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा परफ्यूम काम में लीजिए। लड़कियां, केश वेश परिवेश आपके लिए भी बहुत गरिमामय होना चाहिए। सलवार सूट, साड़ी, और आज के जमाने में टॉप्स और ट्राउजर्स भी एक्सेप्टेबल हो गया है। लेकिन अगर आप सरकारी स्कूल में अध्यापिका बनने जा रही हैं तो वहां टॉप्स ट्राउजर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सलवार सूट और साड़ीज आप इंटरव्यू देने जाइए। उनको दिखना चाहिए आप एज ए टीचर कैसी लगेगी, कैसी दिखेगी, आपका व्यक्तित्व वहां कैसा लगेगा। वेदर यू आर ए बिफिटिंग पर्सन फॉर द काइंड ऑफ जॉब बीइंग ऑफर्ड। जिस पद के लिए आप इंटरव्यू देने आए उस पद के लिए आप दिखने में सुटेबल है या नहीं है। बहुत गौड़ी पोशाकें, लाल पीले हरे रंग नहीं, छापाखाना बन के मत जाइए। फॉलो मी, चेज मी, किस मी लिखा हुआ, उससे बचिए। खूब ऑर्नामेंटल 3 रिंग्स यहां, 4 रिंग यहां, 2 यहां, ये डाल के मत जाइए। छनछनाते खनखनाते मत जाइए। अपने हाथ में चाबी का छला लेके गए रेखा, ये मत कीजिए। रुमाल को हाथ में रख के मत जाइए, उसको कसते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। सर लग रहा सर की गर्दन मरोड़ रहे हैं। अपने हाथ में पेन मत रखिए, पेन को नचाते रहेंगे, पेन के कैप खोलते रहेंगे, बार बार बंद करते रहेंगे। अपनी रिंग से मत खेलिए, घड़ी के पट्टे से मत खेलिए। जूते पहनिए, सैंडल पहनिए, चप्पल आप भी मत पहनिए। सो बी इन ग्रेसफुल ड्रेस एंड नॉट इन ग्लैमरस ड्रेस। नेक्स्ट, गारंटी टू फेल इन इंटरव्यू। आपको 9 बजे रिपोर्ट करना है और आप 11 बजे पहुंचते हैं। अभी इंटरव्यू है और आप लेट आए हैं। सर आया तो हूं, एक बार जॉब दो, ढूंढते रह जाओगे। सर आज पहले दिन ही संदेश दे रहे हो कि मैं एहसान कर रहा हूं, आया तो हूं, किसी वजह से लेट हो रहे हैं, फोन कीजिए, बताइए मैं इस मुसीबत के मारे फंस गया हूं, एक घायल सड़क पे पड़ा है, उसको पहुंचा के आ रहा हूं, इसलिए लेट हो रहा हूं। जेन्युइन रीजन है, शायद इंटरव्यू आपको लेट अलाउ करेंगे, पर कोशिश कीजिए कि आप समय से पहुंच सकें। सैलरी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इंटरव्यू के अंत में सैलरी की बात की जाती है। अगर आप सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वहां तो सैलरी डिक्लेयर्ड है, कुछ है ही नहीं, वहां सैलरी के लिए जाता ही नहीं आदमी। प्रेमचंद जी की कहानी पढ़ी आप लोगों ने, नमक का दरोगा पढ़ी है। पहले पैराग्राफ में मुंशी जी क्या कहते हैं बेटे को, अरे बेटे नौकरी में कमाई मत देख, वो तो दूज का चांद है, महीने में एक बार आता है ना, शुक्ल पक्ष का चांद महीने में एक बार आता है, पूरे महीने गंगा का सतत प्रवाह चलता है, उसका सोच। सरकारी नौकरी तो इसलिए की जाती है कि पूरे महीने गंगा का सतत प्रवाह चलता है, उसका सोच। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपके काम की काबिलियत से तनख्वाह मिलती है और वहां तनख्वाह डिस्कस भी होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं जिस पद पर जा रहा हूं उस पर आमतौर पर क्या तनख्वाह मिल सकती है, इस संस्था द्वारा कितनी तनख्वाह दी जाती है। 10,000 दिया जाता महीना, आप उससे 20% ज्यादा मांग लीजिए, 12,000 मांग लीजिए, मत कहिए 20,000। हाँ अच्छा ठीक है, आपको तार से सूचना करते हैं घर जाइए, जहां 10 दिया जा रहा 20 मांग रहे हैं, ऐसी मजाक मत कीजिए। 6 मत मांगिए, लगता है भीख मांग रहे हैं। आपको मालूम होनी चाहिए आपकी काबिलियत और इस संस्था की काबिलियत कितनी ताकत है पे करने की, उसको दिमाग में रखते हुए पैसा मांगिए। मैंने कहा 20% ज्यादा, क्योंकि हर इंटरव्यू थोड़ी सी बार्गेनिंग करता है। आप 12 कहेंगे, वो 8 कहेंगे, फिर आप बताएंगे सर मैंने 12 क्यों मांगा है, सर महंगाई बहुत है, आने जाने का पेट्रोल खर्चा हो जाता है 6,000 रुपये, तो सर बचे 6,000, खाने के 4,000, अगर आप मुझे 8,000 देंगे तो मैं तो इससे सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा, तो जिंदा रहने के लिए मुझे कम से कम 12,000 रुपये की आवश्यकता है। पर चलिए अगर शुरू में आप सिर्फ देखना चाहते हैं मुझे, तो आप 10,000 दीजिए। 6 महीने बाद आप मेरे काम को अगर संतुष्ट होते हैं काम से, तो वादा कीजिए तो 12,000 कर देंगे। दैट इज पॉजिटिव अप्रोच। डोंट हैव टग ऑफ वॉर, रस्सा कशी नहीं होनी चाहिए तनख्वाह को लेकर। लोग इसलिए भी रिजेक्ट होते हैं कि उनको हाथ मिलाने की तहजीब नहीं है। इंटरव्यू का कायदा है कि उम्मीदवार जाकर हाथ नहीं मिलाए,
इट इज राइट ऑफ सीनियर टू इनिशिएट द हैंडशेक, जूनियर शुड नॉट इनिशिएट द हैंडशेक। कभी भी वरिष्ठ व्यक्ति अपना हाथ आगे बढ़ाए तो कनिष्ठ व्यक्ति को उत्तर देना चाहिए, कनिष्ठ को अपनी ओर से हाथ आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जो सेल्स के धंधे में अधिकतर सेल्स बाहर के रूम में जाते हैं, हेलो सर हाउ आर यू, गलत करते हैं। उन्हें कहना चाहिए हेलो सर हाउ आर यू। अगर वो बाहर के हेलो कैसे हो मल्होत्रा, तब जवाब देना चाहिए। तो जब आप उम्मीदवार के रूप में जाते हैं, बोर्ड के सामने खड़े होइए, जी नमस्कार, बस खड़े हैं, हाँ नमस्ते कैसे हैं आप, अब उन्हें हाथ आगे बढ़ाइए, तब डरो मत। मान लीजिए महिला इंटरव्यू ले रही है, छोरी डोंट बी इनइफेक्टिव, निष्प्रभावी मत बनो और कुप्रभावी मत बनो। छोरी हाथ है छोड़ू को नहीं, दो हाथ पकड़ने में नीट हाथ में हाथ आयो, छोड़ू को नहीं। तो कुप्रभावी भी नहीं बनना है, हिलाया जा रहा है हिलाया जा रहा है, अरे छोड़। डोंट बी डिजास्टर्स, ना कुप्रभावी ना निष्प्रभावी। दो हाथ आगे मत बढ़ाइए, एक हाथ का उत्तर एक हाथ से ही दिया जाता है। थंब कप मिलना चाहिए, ये थंब कप मिलने चाहिए, हाथ ऐसे नहीं मिलाया जाता है, अधूरा हाथ नहीं मिलना चाहिए, तलवारों की तरह हाथ नहीं मिलने चाहिए, हाथ इस तरह मिलने चाहिए, थंब कप मिलने चाहिए और ग्रिप होनी चाहिए। हाँ, सीनियर की ग्रिप तेज हो सकती है, जूनियर की ग्रिप उतनी तेज नहीं होगी। इसी तरह महिला से हाथ मिलाते समय पुरुषों की ग्रिप बहुत तेज नहीं होगी, पर ग्रिप होगी। ग्रिप नहीं दिया तो आप डरे हुए हैं, संकोची हैं, इनइफेक्टिव हैं, और ग्रिप ज्यादा ही दी तो एरोगेंट हैं। तो ग्रिप होनी चाहिए। पर ऑपोजिट जेंडर या सीनियर को ग्रिप में स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन सीनियर अपनी ओर से पूरी स्ट्रेंथ से हैंडशेक कर सकते हैं। जब हैंडशेक करते हैं तो जिनसे हैंडशेक किया जा रहा है उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। मैं जयराज से हाथ मिलाता हूं, मेरे दोस्त से, और कहता हूं हेलो जयराज जी कैसे हैं आप, देखता यहां हूं, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। डोंट डू दैट। जिनसे हाथ मिला रहे हैं उन्हीं को देखकर बात कीजिए। हाथ मिलाने का एक तहजीब है, तरीका है, आप कैसे हैं, जी नमस्ते, या तो नमस्ते और नमस्ते पहले कर चुके हैं और उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया है, जी आप कैसे हैं। ये एक तहजीब है हाथ मिलाते वक्त। पश्चिम में हाथ मिलाते वक्त दोनों लोग ये कहते हैं कैसे हो कैसे हो, बताते नहीं है कैसे, हाउ डू यू डू हाउ डू यू डू। पर हमारे देश में ये मानसिकता नहीं है। हमारे जब पूछा जाता है कैसे हैं तो उत्तर दिया जाता है जी मैं ठीक हूं धन्यवाद। पर आगे पूछे आप कैसे हैं, ऐसे नहीं मैं तो ठीक हूं आप आपका जानो। कैसे हैं जी बढ़िया, आप कैसे हैं, वापस पूछिए। ये तहजीब है हाथ मिलाते वक्त। लेकिन अब एक ने हाथ आगे बढ़ाया था, उनसे मैंने हाथ मिलाया, अब बाकी इंटरव्यू के क्या करूं, उनसे हाथ मिलाने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। जो हाथ आगे बढ़ाए उन्हीं को उत्तर देना है। और हाथ मिलाते हुए शरीर का झुकाव थोड़ा सा आगे की तरफ होना चाहिए और उनकी तरफ होना चाहिए जिनसे हाथ मिला रहे हैं, आंखें उनकी तरफ होनी चाहिए। अगली गारंटी फेल होने की है, आप अपने वर्तमान संस्था के बारे में नकारात्मक बोलते हैं। आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसके बारे में, आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस इंस्टीट्यूशन के बारे में बोलते हैं बकवास है, खून चूसते हैं। क्यों, क्या करते हैं, अरे साहब 8 घंटे काम कराते हैं, हम भी कराते हैं, है? अरे तो वो तो ओवर टाइम कराते, पैसे देते हैं, हम भी नहीं देते हैं। सब उल्टी पड़ रही बातें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। अगर आप अपने वर्तमान प्रतिष्ठान की आलोचना करते हैं तो इंटरव्यू को यह मैसेज दे रहे हैं कि जब तक आपके साथ रहूंगा तब तक आपकी प्रशंसा करूंगा, जिस दिन आपको छोड़ूंगा उस दिन आपको भी गालियां दूंगा। सो नकारात्मक मत बोलिए। एक इंटरव्यू में एक कॉलेज के स्टूडेंट से पूछा गया आपका कॉलेज कैसा है, और तो कहा कॉलेज हमारा सर, हमने एडमिशन लिया तब बताया था हमको कि 52 साल पुराना कॉलेज है सर, बहुत बढ़िया कॉलेज है सर, बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े वर्कशॉप हैं, बहुत लेबोरेटरीज हैं, बहुत अनुभवी टीचर हैं, कई टीचर ऐसी किताबें लिखी जो पूरे हिंदुस्तान में जिनको पढ़ी जाती है, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, बड़ी लाइब्रेरी है, इंटरनेट फैसिलिटी है फ्री में। ये सब हमने जो एडमिशन लिया हमको कहा था, पर हकीकत ये है सर पढ़ाई नहीं होती है, टीचर ट्यूशन के लिए बुलाते हैं, लेबोरेटरी में केमिकल नहीं होता है, वर्कशॉप बड़े बड़े हैं, मशीनें खराब पड़ी हैं, प्ले ग्राउंड बड़े पर कंकड़ से भरे हुए हैं, इंटरनेट फ्री है पर कंप्यूटर लाइब्रेरी बंद रहती है। सर हकीकत यह है कि बहुत ही खराब कॉलेज है। इंटरव्यू ने कहा क्या आप सोचते हैं कि हमें ऐसे कॉलेज का प्रोडक्ट लेना चाहिए? जी नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअली पढ़ाई तो होती है नहीं, आपने कहा कॉलेज अच्छा नहीं है तो क्यों ले आओ। तो आप अपने प्रतिष्ठान की बुराई करके बता रहे हैं कि मैं इसी प्रतिष्ठान के काबिल हूं इसलिए मैं यहां था, वरना यहां थे क्यों आप। So don't be negative about your present organization. कुछ लोग इसलिए रिजेक्ट होते हैं कि उनके लक्ष्य स्पष्ट नहीं होते। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? सर नौकरी, रोजी रोटी, मजदूरी करने नहीं आए, आपका पैशन है टीचिंग, आपको रुचि है पढ़ाने में इसलिए आए। सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में ये चेंज चाहता हूं, मैं चाहता हूं बच्चों में ये बात डाल सकूं, मैं इस तरह का आदर्श अपने सामने रख के चल रहा हूं। या किसी टीचर का नाम रखेंगे ये मेरे टीचर मेरे आदर्श हैं, मैं उनकी तरह का जीवन जीना चाहता हूं। जोधपुर के बाल निकेतन और बाल मंदिर के बंधु जी मेरे आदर्श टीचर हैं, मैं उनकी तरह बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, प्रयोगात्मक तरीके से पढ़ाना चाहता हूं, मैं खेल खेल क्रियाओं से पढ़ाना चाहता हूं। सो यू हैव टू विजन ऑफ योर करियर।
आप अपनी जिंदगी में करियर को कैसे परस्यू करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे। पूछा जाता है 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद कहां देखते हैं आप, और बड़े अजीबोगरीब उत्तर आते हैं। हाँ अलार्म बंद कर दो बेटे। उत्तर आता है जब पूछते हैं आप 5 साल बाद कहां देखते हैं अपने आप को, उत्तर आता है सर जिंदगी का कुछ पता नहीं। आप पूछते हैं 5 साल बाद, अगले क्षण क्या होगा ये नहीं मालूम। मैं अपना उत्तर पूरा करूं उसके पहले आपका हार्ट फेल हो जाए तो। इस तरह के फिलोसॉफिकल आंसर मत दीजिए, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर मैं टीचर लगता हूं तो 2 साल, 5 साल, 10 साल में मैं किस पद तक पहुंचने की क्षमता रखता हूं और मैं कहां पहुंचने की कोशिश करूंगा। आज मैं 3rd ग्रेड में लगा हूं, मैं साथ में आरपीएससी के वापस इम्तिहान दूंगा, 2nd ग्रेड में आऊंगा या 1st ग्रेड में आऊंगा, या मैं कॉलेज टीचिंग में जाना चाहता हूं। तो फिलहाल मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मुझे काम करना जरूरी है, इसलिए मैं 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए तैयार हूं। दैट इज योर करियर विजन। सो अपने करियर विजन को अपने साथ रखिए। लोग इसलिए सेलेक्ट नहीं होते हैं कि वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाते हैं, लजाते हैं, शर्माते हैं, डरते हैं। ऐसे जाओ सर आई एम फ्रॉम जोधपुर, लगता है सर नीचे लेटे हुए हैं। जोधपुर कहाँ है जी? पश्चिमी राजस्थान में। ऐसा लगता है पश्चिमी राजस्थान पंखे पे लटका हुआ खुदकुशी कर रहा है। ऊपर नहीं, सामने बैठे उनसे बात कर। कई बार किसी एक इंटरव्यू से बात करते रहते हैं, यही इंटरव्यू अच्छा लगे मुझे, फूट रो लागो। बाकी पूछे बड़ी सवाल ये जवाब इन्हीं को देते हैं, वो पूछे वो भी जवाब इनको देते हैं। सर आई एम फ्रॉम जोधपुर। उन्होंने कहा जोधपुर? जी पश्चिमी राजस्थान। जोधपुर बारे में बताइए। जी ये जोधपुर राजस्थान का सबसे दूसरा बड़ा शहर है। अरे जिसने पूछा उनको बता भाई। सर चेयरमैन ये है। भाई चेयरमैन को नहीं बताना है, जिसने प्रश्न पूछा उत्तर उनको दीजिए। अगर छोटा उत्तर है तो पूरा उत्तर उनको दीजिए, बड़ा उत्तर है तो पहले उत्तर के पहले 2 वाक्य उनको दीजिए जिन्होंने प्रश्न पूछा है, बाकी वाक्यांश बाकी इंटरव्यू को दीजिए, और अपने उत्तर का अंत उन्हीं के चेहरे पे कीजिए जिन्होंने प्रश्न पूछा था। जिन्होंने प्रश्न पूछा है आपका शरीर का झुकाव थोड़ा उनकी तरफ होना चाहिए, इस तरह उत्तर दीजिए। ये नहीं सीधे बैठ गए गदे हिला के बात कर रहे हैं। लोग गदे में नहीं जाते हैं। आई एम फ्रॉम जोधपुर, ट्यों ट्यों ट्यों। सेलेक्ट लोग इसलिए भी नहीं होते हैं क्योंकि आवाज सुनाई नहीं पड़ती। मैंने पहले बताया था आवाज गिरा देते हैं, धीमे सुर में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता, लगता है गलत बोल रहा हूं, तो नहीं सुनिए ठीक है आप हम लोग ही बोलिए यार, तो बताना नहीं चाहते मैं क्या बोल रहा हूं। ये माना जाता है उनके लिए जो धीमे सुर में बोलते हैं। इसलिए अपनी आवाज 20% ज्यादा रखिए। वो लोग भी सेलेक्ट नहीं होते हैं जिनमें अहंकार होता है, जिनकी बैठने की शैली अहंकारी होती है। तो मैं पहले बैठ के बताया था आपको कैसे कैसे नहीं बैठना चाहिए। आपके हाथ आपकी गोदी में होने चाहिए, दोनों पांव जमीन पर टिके हुए होने चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए और कमर का झुकाव थोड़ा सा उनकी तरफ होना चाहिए जिनसे आप बात कर रहे हैं। पांव पे पांव रख के मत बैठिए। अपना एंकल, एंकल को हिंदी में क्या कहेंगे, ये जो गांठ होती है एंकल क्या कहते हैं, टखना, टखना घुटने पर रखकर मत बैठिए। फिगर ऑफ 4 कहते हैं इसको। ये बड़ी खराब आक्रामक मुद्राएं कहलाती है। सीधे कमर से बैठिए, मुस्कुराहट रखिए चेहरे पर, मुस्कुरा के उत्तर दीजिए। अगर ये सब करते हैं तो संभावना है कि आपके उत्तर ढंग से सुने जाएंगे। किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, उनकी बात करता हूं। मेरे पास अभी 5-7 मिनट और है, मैं कुछ सवालों की चर्चा करता हूं। व्हाट इज योर नेम? अब वो बायोडा में लिखा हुआ है, अभी क्यों पूछा गया है समझने की कोशिश करें। वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं आपका नाम। क्यों? क्योंकि आपका नाम आपको आता है। इसलिए उन्होंने इतना सरल सवाल पूछा जिसके लिए आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, आप सहजता से बोल पाएंगे। वो आपको सहज बनाना चाहते हैं। पहले 2 मिनट सहज सवाल पूछते हैं जानबूझकर, ताकि आप सहज बन जाएं। ऐसे प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर आपकी जुबान से स्वतः निकलता जाएगा, लेकिन आप कैसी व्याकरण काम में लेते हैं, कैसी आवाज में बोलते हैं, ये देखा जा रहा है। पूरा वाक्य बनाते नहीं बनाते हैं, आपको सहज बनाया जा रहा है। आप अपनी मुस्कुराहट से सहज बनेंगे। मुस्कुरा के प्रवेश कीजिए, मुस्कुरा के अभिवादन कीजिए, मुस्कुरा के कुर्सी पर बैठने को कहा जाए तब बैठिए, बिना कहे मत बैठिए। आप अगर गए, दरवाजा खोला आपने, पहले पूछिए जी मैं आ सकता हूं? हाँ जी आइए। जो ही आपने दरवाजा खोला, मैं आ सकता हूं? हाँ जी आइए। आगे बढ़िए, खुद दरवाजे को अपने पीछे बंद कीजिए। ऐसे उल्टे होकर बंद मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। दरवाजे को खुद अपने पीछे बंद कीजिए, ढंग से मत बोलने दीजिए इसको। कुर्सी के पास आके खड़े होइए, कुर्सी के सामने आके मत खड़े होइए। इसका मतलब को तो सामने मत आइए, कुर्सी के साइड में आइए। कुर्सी पे हाथ मत रखिए, पट्टा लिखा लिया मैंने, डोंट डू दैट। हाथ यही रहेंगे। जी नमस्ते। और आप क्या कहते हैं? जी नमस्ते। पहले महिलाओं का आवेदन किया जाता है, फिर पुरुषों को। अगर इंटरव्यू बोर्ड में एक महिला है तो पहले महिलाओं का आवेदन कीजिए, बाद में सारे बोर्ड को कीजिए। लेकिन अगर 2 महिलाएं 3 पुरुष हैं तो अलग अलग नमस्ते नमस्ते करने की जरूरत नहीं है। जी नमस्ते, इतना कहना काफी है। जी बैठिए, तब आगे बढ़कर बैठिए। अगर बैठने को नहीं कहा गया है, खड़े खड़े उत्तर देंगे, नहीं बैठेंगे। जब कोई ऐसा प्रश्न पूछा गया जिसका उत्तर बड़ा है, तब कहेंगे मैं बैठ सकता हूं, परमिशन मांगिए। हैव करेज।
पर बिना पूछे नहीं, हाँ बात करे जे मेरे में तो खुद ही बैठ जाऊं, नहीं पूछिए। और जब कहा बैठिए, थैंक यू, धन्यवाद दीजिए। अब कुर्सी का आगे आके बैठिए। मैंने कहा आगे आके बैठिए। अब क्या करते हैं बच्चे, यहाँ खड़े हो जाते हैं, हाँ बैठिए, हनुमान जी की तरह करते हैं। अरे चल भाई, या दरवाजा खोल के जब आते हैं तो दरवाजा खोला, हाँ जी आइए, क्या कर रहे हो, सहजता चल कर आओ भाई। और आगे बैठने का, मेज के नीचे कुर्सी गई हुई थी तो यूं यूं होके बैठ रहे हैं अंदर। अरे भैया कुर्सी को बाहर ले, खींचते हैं, खड़ खींचे मत, उठा के बाहर लीजिए और आगे आकर कुर्सी पर बैठिए। अपना डॉक्यूमेंट फोल्डर अपनी गोदी में रखिए, जो अपनी सर्टिफिकेट लेके गए हैं फाइल गोदी में रखिए और उस पर अपना हाथ रखिए और सामने चेयर में उनको देखिए, धन्यवाद कह के बैठे, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये राइट पोस्चर है आपके बैठने का। अगर बाहों वाली कुर्सी मिल जाए, हत्थों वाली जैसी वहां पड़ी है, तो उस हत्थों पे अपने हाथ मत रखिए। ऐसा लगता है हंसते ना दतरास बैठा कह रहा है, संजय बताओ आगे क्या हुआ। तो डोंट डू दैट। अपने हाथ गोदी में, और अगर हत्थों वाली कुर्सी है तो कोहनियां उन पर टिकी हुई और हाथ थोड़ा सा लॉक किए हुए बीच में आपके, ये तरीका होना चाहिए। फोल्डर मांगा गया, अपना फोल्डर दिखाइए, डॉक्यूमेंट दिखाइए, ले ले देख ले, ये बेइज्जती कर रहे हैं आप। आपको खड़े होकर फोल्डर उन्हें थमाना चाहिए। अगर उन्होंने कोई खास सर्टिफिकेट मांगा है तो आपको बैठे बैठे फोल्डर की जिप खोलकर वो फोल्डर निकालना चाहिए और उनकी तरफ फोल्डर करके उनको दिखाना चाहिए। उल्टा दिखाओ कैसे पढ़ेंगे बेचारे, उनकी तरफ कीजिए। उन्होंने हाथ आगे बढ़ा के ले लिया आपसे तो छोड़ दीजिए, नहीं मारो फोल्डर मत कीजिए, छोड़ के खड़े हो जाइए। हाँ उन्होंने हाथ आगे नहीं बढ़ाया तो अपने हाथ में, ये नहीं कि रख दिया पढ़ ले छाती पे, ये मत कीजिए, आपने हाथ में रखिए। उन्होंने पढ़ा, ठीक है थैंक यू सर, वापस ले लीजिए। उन्होंने हाथ आगे बढ़ा दिया, आप हाथ छोड़ दीजिए, विश्राम में खड़े रहिए। जो प्रश्न पूछे जाए उत्तर दिए जाएंगे, जब वो कहेंगे बैठिए तब बैठेंगे, वरना नहीं बैठेंगे। बैठिए जी धन्यवाद, फिर बैठेंगे वापस। इंटरव्यू जो खत्म होगा तब आपसे कहा जाएगा जा सकते हैं, कहिए थैंक यू सर, उठिए, कुर्सी के साइड में आइए और कहिए जी मैं फोल्डर ले सकता हूं, हाँ श्योर थैंक यू सर। फोल्डर धार से बंद मत कीजिए, हो गया इंटरव्यू, ये मत कीजिए, आराम से सहजता से बंद कीजिए, अपने पास लीजिए, साइड में रखिए, लटकाइए मत, फोल्डर को लटकाइए मत। मरे हुए चूहा पूछ पकड़ के लाए हैं, 4 साल से घूम रहा हूं, कोई नौकरी नहीं देता, कहां फेंकूं डॉक्यूमेंट। सो होल्ड इट विद रेस्पेक्ट, इस तरह पकड़िए हाथ में, इस तरह थामिए हाथ में, जी धन्यवाद। मुड़िए और जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए क्या कर रहे हैं, दरवाजा खोलिए। तभी किसी ने कहा मिस्टर भट्ट ऐसे मत कहिए, जी हाँ ऐसा लग रहा है, कह रहे हैं आधा घंटा मत खड़े, कम हो गई, डोंट डू दैट। दरवाजा बंद कीजिए, पूरा मुड़िए, जी हाँ आई वेलकम योर क्वेश्चन, मैं स्वागत करता हूं आपका। एक सवाल पूछा आपसे, एक कदम आगे आइए और तब उत्तर दीजिए। रिड्यूसिंग डिस्टेंस इज पेइंग रेस्पेक्ट टू द इंटरव्यूअर। दूरियों से कहते हैं हाँ, मतलब आप कोफ्त के शिकार हो रहे हैं। इस तरह ओवर द शोल्डर जवाब मत दीजिए सीनियर को, उनके मुड़ के जवाब दीजिए, ठीक है आप जा सकते हैं, थैंक यू मैम। फिर जाइए, दरवाजा खोलिए, बाहर जाइए, धाड़ से दरवाजा बंद नहीं होना चाहिए वापस, अभी इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम। कई बार नाम के और सरनेम के अर्थ और सिग्निफिकेंस पूछे जाते हैं। अशोक, अशोक का नाम पूछते ही हो सकता है इतिहास में ले जाएं आपको और सम्राट अशोक की बात करें। हो सकता है भजनलाल की बात करते ही हमारे एक पुराने राजनेता भजनलाल जी हुए हैं, उनकी चर्चा बारे में पूछ लिया जाए आपको। तो आपके नाम से जुड़े हुए नेशनल इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज की आपको जानकारी होनी चाहिए कि उन पर प्रश्न पूछा जाता है। सचिन, अच्छा सचिन तो क्रिकेट में भी हुए हैं, हाँ हाँ सर बताइए क्या चीज है। हमेशा ओपन एंड आंसर दीजिए, क्लोज एंड नहीं, हाँ या नाम मत दीजिए। आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, आर्ट्स तो बीसीए, अरे भैया जब कहा आप कॉमर्स ग्रेजुएट है तब कहना चाहिए जी मैंने बीसीए किया है। ओपन एंड आंसर दीजिए, क्लोज एंड आंसर मत दीजिए, यस नो आंसर मत दीजिए, डिच बिच मत कीजिए। आपने अपने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया, गैप जो आता पढ़ाई के दौरान, उसके लिए अपना आंसर तैयार रखिए। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। अब उसमें बड़ा अजीब आंसर देते हैं, आई हैव 1 फादर 1 मदर। अरे हर एक के 1 फादर होता भाई। तो अपने पिता के बारे में बताइए, मेरे पिताजी क्या करते हैं। आई हैव 1 फादर कहने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर, टेल मी अबाउट योर फैमिली। तो आप कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं आई थिंक माई फादर्स नेम इज, आई थिंक नाउ माई फादर नेम, अच्छा पहले क्या था, एक्चुअली माई फादर्स नेम इज, अच्छा फैक्चुअली क्या है। तो डोंट यूज दिस वर्ड्स, ये फालतू के सब। मेरे ख्याल से, खमा मत बोलिए, मेरे ख्याल से, मेरी राय में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अच्छा आपकी राय में, आप महान वैज्ञानिक हैं, तो खामखा मेरी राय में और मैं सोचता हूं और मेरा ख्याल है, इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल मत कीजिए। चूंकि नेक्स्ट फैकल्टी हमारे सामने मौजूद हैं तो मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो कुछ लोग आंसर देते हैं, नहीं देने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपके
शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल क्या है उसे मत कहिए सर लाइफ बहुत अनसर्टन है, पता नहीं आगे क्या होगा, मैं नहीं सोचता इसके बारे में। पूछते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो मत कहिए सर आई एम ए वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, आई डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ। व्हाट आर योर वीकनेसेस, आपकी कमजोरियां क्या है, सर आई हैव बंडल ऑफ वीकनेसेस। आपके प्रिय विषय क्या है, पसंद ही नहीं मुझे कोई पढ़ना। आपके शौक क्या है, सोना, गप्पे मारना, गॉसिपिंग, हैंगिंग अराउंड, इससे आंसर आते हैं वीकनेस में। तो कमजोरियां और स्ट्रेंथ पे आप प्रश्न तैयार रखें, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी रुचियां क्या हैं। रुचियां वो होती हैं जो आप आम तौर पर परफॉर्म करते हैं। मैं टीटी खेलने में मेरी रुचि, यानी मैं करीब करीब हफ्ते में 2-3 दिन टीटी खेलता हूं। मेरी रुचि अखबार पढ़ने में। अच्छा कौन सा अखबार पढ़ते हैं, नहीं वो तो जब मिचूड़ा खरीदता हूं तो साथ में मिलता है ना अखबार, तो पढ़ लेता हूं। तो भैया इट हैज टू बी रेगुलर, कुछ नियमित हो, वो आपकी रुचि, वरना रुचि नहीं है आपकी। और रुचि दो तरह की हो सकती है, एक रिलैक्सिंग, एक कंस्ट्रक्टिव। तो एक खेलकूद नाच गाना हो सकती है और एक आपके अध्यापन क्षेत्र से जुड़ी हुई हो सकती है। मुझे इंटरनेट पे डिफरेंट साइट्स को सर्फ करने का शौक है, मैं हिस्ट्री का टीचर हूं और मैं हिस्ट्री के बारे में विकीलीक्स में पढ़ता रहता हूं। ओह दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव हॉबी। पर ये कहना काफी नहीं है, प्रश्न पूछा जाएगा कौन सी साइट देखते हैं, क्या देखा है बताइए। तो रुचियों पे प्रश्न बनते हैं, इसका ध्यान रखें। कुछ लोगों को कहा जाता है आपके आदर्श कौन है, और उत्तर बड़ा अजीब गरीब आता है, मैं किसी की नकल नहीं करता हूं। तो यह उत्तर नहीं, आपको नकल करने को नहीं कहा गया है, पर कोई आदर्श आपके दिमाग में होना चाहिए। मे बी केजरीवाल, मे बी मोदी, मे बी किरण बेदी, किस पार्टी के फर्क नहीं पड़ता है, वो आदर्श होना चाहिए। मे बी अन्ना हजारे, मे बी महात्मा गांधी, मे बी विवेकानंद, मे बी दयानंद, मे बी अंबानीस, मे बी अडानीस। तो आपके मन में कोई आदर्श पुरुष होने चाहिए। आपके परिवार से हो सकते हैं वो, और आपके शिक्षण क्षेत्र से हो सकते हैं। तो उन प्रश्नों को लिखिए जो आमतौर पर आप सोचते हैं आपको पूछे जा सकते हैं, और उनका अभ्यास कीजिए, मॉक प्रैक्टिस कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान में बैठकर प्रैक्टिस कीजिए उनकी, और तब एक्चुअल इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको इंटरव्यू खेल लगेगा, सहज लगेगा। और जब आप इंटरव्यू सहजता से देंगे, सरलता से देंगे और स्वाभाविक रूप से देंगे, तो आप प्लीजिंग कैंडिडेट होंगे और आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाएगी। मुझे ओम जी ने आमंत्रित किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जयराज भाई और उनके बेटे, उनका धन्यवाद जो इस पूरे को शूट कर रहे हैं, और हमारे ऑडियो मेंटेन करने वाले मित्रों को धन्यवाद, और आप सबका आभार कि आपने बहुत पेशेंस के साथ मुझे सुना। ऐसा मैं सोचता हूं, सुना कि नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, सुना कि नहीं सुना। एक गेम खेल लेते हैं, और गेम यह है कि आप टीम्स हैं और हर टीम में 2 खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी, हर टीम में 2-2 खिलाड़ी हैं। अगर कोई बंदा तीसरा पांचवा बैठा है तो कुर्सी को मोड़ के पीछे के दोस्त को खिलाड़ी बना ले। 2-2 खिलाड़ी हर टीम में हैं। तय कर लीजिए, अपनी टीम तय कर लीजिए। कोई अकेला बचा क्या जिसकी टीम नहीं बनी, कोई है क्या? हाथ खड़ा करें जिनकी टीम नहीं बनी। आपकी टीम नहीं बनी तो आप अंपायर, आपकी नहीं बनी आप लेग अंपायर, और फिर टीम नहीं बनी, बाकी सबकी टीम बन गई है। 2-2 टीम है, 2-2 खिलाड़ी हैं। कोई ऐसे हैं जो अकेले हैं, एक अंपायर है, एक लेग अंपायर है, और तो कोई नहीं बचा। अगर कोई बचा है तो चीयर बॉय या चीयर गर्ल, ठीक है ना। अब गेम ये, हर टीम में 2 खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी कसकर अपनी मुट्ठियों के इस तरह गूंथेगा और हवा में ऊंचा करेगा हाथ को, और दूसरा खिलाड़ी उसे खोलेगा। मैं जब कहूंगा तो शुरू होगा गेम। चूंकि समय कम दूंगा इसलिए खुद फास्ट तय कीजिए कौन सा खिलाड़ी मुट्ठियों को गूंथेगा और कौन खोलेगा, तय कर लीजिए फास्ट, जल्दी से, समय कम दूंगा। अंपायर लेग अंपायर खड़े हो जाइए, आपको देखना है। अच्छा, अब गेम ये है कि एक खिलाड़ी कसकर अपनी मुट्ठियों को गूंथेगा, जिसे गूंथनी है गूंथ, टाइम बाद में कम दूंगा, गूंथ लीजिए। हर खिलाड़ी एक एक खिलाड़ी गूंथ लो, और दूसरा खिलाड़ी खोलेगा। खोलने के लिए उंगलियां मोड़ के तोड़नी नहीं है, चुटकी नहीं काटनी है, गुदगुदी नहीं करनी है, अन्य बच्चों की तरह करना है हेलो हेलो खोल दिया, ये भी नहीं करना है। तो क्या करना है, रिस्ट लॉकिंग करना है। रिस्ट लॉकिंग, कलाई को पकड़ना है और कलाइयों को दूर खींचना है, ठीक है ना। गेम समझ में आ गया। जिस खिलाड़ी को गूंथना तय हुआ, गूंथ लीजिए, हाथ ऊपर कर लीजिए, हवा में दिखना चाहिए। अंपायर लेग अंपायर दिखना चाहिए, आपको ऊपर कीजिए, हवा में दिखना चाहिए। दूसरा खिलाड़ी उसे खोलेगा। मेरे स्टार्ट कहते ही गेम शुरू होगा, ओवर कहते ही खत्म होगा। देखते हैं कौन सी टीम फर्स्ट आती है। स्टार्ट, टाइम इज ओवर। ओवर 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 ओवर, अभी तक नहीं खुल रहे। 2 यहां टीम थी, एक टीम यहां थी, वो पहले खोल चुके थे ओवर के पहले, बाकी लोग नहीं खोल पाए। मैं जानना चाहता हूं क्यों नहीं खोल पाए आप लोग, बेटे क्यों नहीं खोल पाए मुट्ठी इनकी, है जी? पकड़ ही नहीं पाए। यहां क्यों नहीं खोल पाए? बहुत टाइट पकड़ा था। क्यों नहीं खोल पाए मुट्ठी? बहुत टाइट पकड़ी थी। गेम क्या था? गेम था कौन सी टीम फर्स्ट आती है।
क्यों लड़ रहे थे? टीम फर्स्ट आने वाली थी। अरे मुट्ठी खोल, टीम फर्स्ट आने वाली है। पता नहीं 2 घंटे आपने क्या सुना मुझे और कैसे सुना। एनीवे, तो भी आपका धन्यवाद। थैंक यू।